नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और उसके इस चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी जो है सेशन काफ़ी दिनों से कर रहे थे। तो इधर जो 4 सेशंस में मैं आपको लगभग इस समय पे जो भी कराया है इसका कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। जिससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें मिस हो गई थी वो मेमोराइज हो जाएंगे दोबारा से। तो इस सारे सेशन को हम लोग करेंगे यहाँ पर 4 क्लासेस में कंप्लीट रिवीजन जो अभी तक मैंने किया कराया है। फिर उसके बाद कंटिन्यूस के आगे के चैप्टर्स को शुरू करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी सेक्शन है आपकी तैयारी का। बिना रिवीजन के हर चीज़ भूल जाती है और हम लोग थ्योरी में कर रहे हैं इसको। एक क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, तो उसी क्रम में ये क्लासेस में लेकर आप लोग के लिए आया हूँ। तो प्री कम मेंस पॉलिटी रिवीजन का सेशन हम लोग का चल रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्लासेस में कंप्लीट पॉलिटी रिवाइज कर लेंगे हम लोग, तो इसी के माध्यम से आपको रिवीजन ये कराना है। तो चलिए शुरू करता हूँ। उससे पहले छोटा सा परिचय। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन से, साथ में एलएलबी हूँ। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन और जीएस मेंस पेपर 4 आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। पॉलिटी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन। और अनअकैडमी किसी भी कोर्स में जुड़ने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और सभी ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। नागरिकता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ पे हर साल एग्जाम में आता है और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आने के साथ साथ थोड़ा सा ये क्लिष्ट टॉपिक है, तो यहाँ से गलतियां भी जो है अमूमन हो जाती हैं। गलतियां यहाँ पर होती हैं और तो देखते हैं, शुरू करते हैं नागरिकता सिटीजनशिप को। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार प्रदान करती है। क्या क्या मिल जाता है अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो? सिर्फ ऐसा नहीं कि नागरिकता सिर्फ सिटीजनशिप है और उतने मात्र से आप क्या कहते हैं कि कह के मैं इस देश का नागरिक हूं, उतना ही लाभ नहीं मिलता से कई अन्य लाभ और भी है नागरिकता के, जो आपको क्रमबद्ध तरीके से देखने चाहिए। जैसे कि क्या क्या बता रहा हूं, इससे आपका दायित्व भी बढ़ता है। कैसा? जो हम लोग के मौलिक कर्तव्य हैं वो कैसे निर्धारित होते हैं? अगर आप भारत के नागरिक होंगे तभी आपके ऊपर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं भारत के, अन्यथा नहीं। जो आपको मूल अधिकार मिलते हैं वो मूल अधिकार भी तभी मिलता है आपको जब आप भारत के नागरिक हैं। आपके कर्तव्य उसी से निर्धारित होंगे। जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जैसे कुछ कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, गैर नागरिकों को नहीं। इस सारी की सारी सुविधाएं जो है मिलती है जो आप किसी देश की, वर्तमान में अगर हम भारत की बात करें, अगर भारत के नागरिक हो तभी। विदेशियों को ये सारी चीजें आपको प्राप्त नहीं होती है। क्या क्या है नागरिकों के अधिकार? संक्षिप्त रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे। संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। ध्यान दीजिएगा, ये जो मूल अधिकार है केवल और केवल भारत के नागरिक अगर आप हैं तभी आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को कुछ पद धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, उपराज्यपाल, महाधिवक्ता। ध्यान दीजिएगा, जब आप देखते होंगे इनकी सेवा शर्तें जो होती हैं, जो इनकी सेवा शर्तें हैं जो होती हैं, उस सेवा शर्तों में ये महत्वपूर्ण लिखा रहता है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज मेंशन रहती है वो इसीलिए मेंशन रहती है क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य तथ्य होता है और कोई भारत का नागरिक ही महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो सकता है भारत के। इसमें ये सारे पद जो बताए गए वो आपको इंगित यहाँ किए जा रहे हैं। केवल नागरिकों को ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान करने का अधिकार है। जो वोट का अधिकार है, राइट टू वोट जो आप इसे कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राइट किसे मिला हुआ है? भारतीयों को। ऐसा नहीं कोई विदेशी भारत में घूमने आया है और यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वोट देके चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब मेन कंटेंट, कैसे जो है नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं इसको हमें देखना है। नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसको देख लेते हैं एक बार।
तो अनुच्छेद 5 से 11, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता के संबंध में अलग अलग विवरण हमें देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति 26 जनवरी 1950 कट ऑफ डेट है ये, वो भारत के नागरिक बन गए। कौन कौन बना? 26 जनवरी, जिस दिन क्या करता है हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, उस दिन ये निम्नलिखित व्यक्ति क्या बन गए? ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन गए। कौन कौन? पहला श्रेणी, वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। ठीक है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित मतलब अगर वो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा था सिर्फ, ध्यान रखिएगा, दो शब्दों का अंतर समझिएगा। यहाँ पर अधिवासित था मतलब रह रहा था, भले उसका जन्म भारत में हुआ हो या ना हुआ। दूसरा, अगर उसका जन्म भारत क्षेत्र में हुआ तब भी, इन दोनों क्राइटेरिया को कोई फुलफिल कर रहा होगा तो क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या बन गया? भारत का नागरिक बन गया। आदिवासी, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का जन्म तो यहां भारत में नहीं हुआ, लेकिन उसके माता या पिता में से किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक का दर्जा दे दिया गया। अधिवासी, जो भारत के संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम कितना? 5 वर्षों का, ये आता है क्वेश्चन, कम से कम 5 वर्षों तक भारत में मामूली तौर से निवास कर रहा था। कोई भी व्यक्ति जो उस समय, मतलब संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, इसके जस्ट पहले 5 इयर्स तक लगातार या कुछ तौर पे आता जाता हुआ भी अगर रह रहा था तो वो भी क्या माना गया? भारत का नागरिक माना गया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिए नागरिकता का क्या प्रावधान किया गया था? जो पाकिस्तान से भारत को आए थे जब विभाजन हुआ था, उसके संदर्भ में क्या कहता है हमारा संविधान, कहां पर चीजें वर्णित है, इसको भी देख लेंगे एक बार। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से, आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 6 जो है अनुच्छेद, वो इसी संदर्भ में प्रावधान करता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा किन किन कंडीशंस में। पहला, यदि वह 19 जुलाई 1948 कट ऑफ डेट से, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति इस पर्टिकुलर डेट 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से भी निवास कर रहा होगा तो उसे क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता। ध्यान देना है, पहले तो ये डेट इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के संदर्भ में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया और 6 माह से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो और सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक। सक्षम अधिकारी मतलब इस हेतु कोई नामित अधिकारी अगर उसकी पुष्टि कर देता है कि हाँ ये क्या कहते हैं कि 6 माह से यहाँ रह रहे हैं और कंटिन्यूस है और इनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है तो इनको मिल जाएगी। लेकिन शर्त क्या है यहाँ पर भी? 19 जुलाई 1948 को आ गए हो या जस्ट उसके बाद आए हो और 6 महीने तक कंटिन्यू रह रहे हो तभी। तीसरा प्रकार क्या था? यदि वह या उसका माता पिता कोई भी व्यक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। भारत 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके मध्य आपने उसको पढ़ा होगा अगर तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर, अभी हम लोग उसको कराएंगे भी खैर, कि वहां पर बताया गया कि भारत का राज्य क्षेत्र जो है किस किस प्रकार से था। उसमें जो है कि ब्रिटिश रियासतें थी, ठीक है, और उसके अलावा प्रोविंसेस थे, प्रांतीय जो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे, और कुछ जो थे केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ऐसे किसी भी भाग में अगर उस व्यक्ति का कोई भी माता पिता अगर इसमें जन्मा हुआ होगा तो क्या होगा? वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रावधान किए गए थे पाकिस्तान के संदर्भ में। ठीक है, इसी क्रम में पाकिस्तान को प्रव्रजन मतलब जो पाकिस्तान जाने वाले लोग थे उनके संदर्भ में प्रावधान किया गया कि उनके संदर्भ में नागरिकता के विषय में क्या किया जाएगा, उनके संदर्भ में क्या किया जाएगा। तो इसका वर्णन कहां किया गया है? आर्टिकल 6 में, 7 में किया गया। 6 में जो पाकिस्तान से आते हैं, आर्टिकल 7 में जो पाकिस्तान को गए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान, कहां?
भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया हो तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इस बात का यहाँ कट ऑफ डेट क्या है? 1 मार्च 1947। अगर इस तिथि को आप निकल गए यहाँ से कि हाँ हमें पाकिस्तान जाना है और फिर बाद में आके आप कह रहे हो कि नहीं नहीं अब हमको इंडियन नागरिक बनना है, तो उस पर सुनवाई नहीं होगी, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोहरी नागरिकता के संदर्भ में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? नागरिकता वाले प्रावधान के तहत देखते हैं। अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो। अब इसको समझने से पहले आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल 5 पे, पहले देख लीजिए फटाफट। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि 26 जनवरी को भारत का नागरिक बन गए कौन कौन, ये सारी बातें की गई हैं। अगर ये लोग क्या कर लें, 5 नंबर वाले, 6 नंबर बताया जो पाकिस्तान से आए वो, और अभी 8 देखेंगे। ये लोग अगर क्या कर लें कि स्वेच्छा से मान लीजिए अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं और उनके पास भारत की नागरिकता थी, तो उनकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 5, 6 और 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो ऐसे दिशा में उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं। इसी क्रम में एक नागरिकता अधिनियम 1955 जो है पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, उसमें कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए नागरिकता के संदर्भ में। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ध्यान देना, यहाँ लोग कंफ्यूज होकर राष्ट्रपति लगा देते हैं आंसर, राष्ट्रपति नहीं होगा, ध्यान देना है। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधानों का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। तो आपसे अगर पूछे कि नागरिकता प्राप्त और नागरिकता समाप्त करने के संदर्भ में प्रावधान कहाँ किया गया है, दे दे आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और अगला एक विकल्प दे दे 8 की जगह कि नागरिकता अधिनियम 1955। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नागरिकता अधिनियम 1955। इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। वहां तो सिर्फ और सिर्फ चीजें फिक्स कर दी गई हैं, ये होंगे ये नहीं होंगे, कैसे मिल सकती है कैसे छोड़ी जा सकती है, इस संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं वो इसी अधिनियम के माध्यम से, नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से किया गया। ठीक है, इसी अंतर को समझिएगा। जन्म से नागरिकता, पहला प्रकार कैसे नागरिकता मिल सकती है आपको, जन्म से। वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950, बात बता चुके हैं, 26 जनवरी 50 या उसके बाद हुआ हो तो जन्म से भारत का नागरिक होगा। जैसे आप और हम लोग का जन्म क्या हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमें इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ा किसी ऑफिस में कि भैया हमको भारत का नागरिक बना दो या ये कर दो, ये हम लोग क्या हुए, ऑटोमेटिक भारत के सिटीजन कहलाने लगे। ठीक है, अपवाद भी इसमें दो जुड़े हुए हैं, क्या क्या देख लीजिए। विदेशी राजनयिकों के भारत में उत्पन्न बच्चे, विदेशी जैसे कि क्या होता है, राजदूत होते हैं हमारे यहाँ पे ना, राजदूत, और एक होता है आप जानते हैं जिसे एम्बेसडर कहते हैं राजदूत को, और दूसरा जो होता है जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं IFS जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, तो वो मान लीजिए हमारे दूसरे देश में होते हैं, दूसरे देश के लोग भी यहाँ रहते हैं, उनके अगर बच्चे भारत में मान लीजिए उनकी पोस्टिंग है 4 साल 5 साल के लिए 26 जनवरी के बाद, और उसी दौरान क्या होता है उनका कोई संतान उत्पन्न होती है, जाहिर सी बात हो सकती है, तो ऐसे बच्चों को क्या है, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये अपवाद है, इस चीज का अपवाद है, यहाँ पैदा होते ही मान लिया गया, लेकिन कोई विदेशी है, राजनयिक है और वो भारत में बसा है, कुछ सालों के लिए पोस्टिंग है, उसके बच्चा पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अब क्वेश्चन घुमा घुमा पूछने लगा, इस तरीके की चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न बच्चे, जैसे POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, वहां पर वो हमारा हिस्सा है लेकिन अधीन है कहां पर, किसके, पाकिस्तान के। ठीक है, तो ऐसे में जो वहां के नागरिकों से बच्चे उत्पन्न होंगे वो इस चीज का दावा नहीं कर सकते कि हम 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए हैं और इस कारण हम क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो ये दो अपवाद हैं, ध्यान दीजिएगा, जन्म से नागरिकता के। दूसरा तरीका क्या है प्राप्त करने का नागरिकता, वंशानुगत, वंशानुगत हेरिडिटरी। 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वंशानुक्रम से क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अगर इसके पश्चात कोई भारतीय दंपति है, उसका बच्चा, वो दंपति बाहर गया है किसी रहने कुछ महीनों के लिए या किसी कारणवश भी,
और वहां पर उसका बच्चा पैदा होता है, तो उसको जो है नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए किसी प्रकार का उसको भी वो नहीं करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा उसके माँ बाप को, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि उसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था, समझ जाइएगा इस बात को, माता या पिता या दोनों, या माता या पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक हो, भले भारत में न रह रहा हो, ऐसी दशा में उनसे उत्पन्न संतान क्या होगी, भारत की नागरिक मानी जाएगी। ठीक है, इस बात में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्या मतलब हुआ इस चीज का, समझ जाइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक्स आदमी है, वो इंडियन है, उसकी पत्नी वाई है, वो मान लीजिए आप कनाडा की है, ठीक है, और ये एक्स मिस्टर जो है, जो मिस्टर एक्स है, ये क्या हुआ है, ये कनाडा चले गए हैं, कनाडा चले गए हैं, ठीक है। वाई इनकी पत्नी है, वो कहाँ की है, कनाडा की है। एक्स क्या है, इंडियन है, ये कनाडा की है। ये भारत में नहीं है लेकिन भारतीय हैं, कनाडा में रह रहे हैं। इनसे बच्चा पैदा होता है जेड, तो ये जो जेड पैदा होगा, ये जेड क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, भारतीय होगा। ठीक है, इसको नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर। तीसरा तरीका है रजिस्ट्रीकरण द्वारा। कोई व्यक्ति जो ऊपर 1 और 2 में नहीं आता है, यानी कि वंशानुगत और जन्म से, तो वह कुछ शर्तों को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। उदाहरण, ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह भारत में नागरिकों से हुआ हो, या वे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो अगर उनकी शादी भारतीय से हो जाती, भले ही विदेशी क्यों ना हो, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपनी जिस देश से हैं उसकी नागरिकता को छोड़ के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनका विवाह यहाँ पर हुआ है तो। ठीक, तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा है देशीकरण के द्वारा। जब किसी विदेशी का देशीयकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है, तो भारत का नागरिक बन जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, इसका अदनाम शामी, जो सिंगर है अदनाम शामी, पाकिस्तान के थे। इन्होंने भारत में क्या किया है, अपने आप को देशीकरण के माध्यम से क्या करवा लिया है, भारत सरकार ने उनके आवेदन को मंजूर कर लिया, उनको भारतीय नागरिकता दे दी है। ठीक है, फिर है भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। इसका क्या मतलब समझिएगा, यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाता है, तब सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस राज्य क्षेत्र में कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में 2 एग्जाम्पल है आपके सामने। आपको याद होगा 1976 में क्या हुआ था, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। ठीक है, सिक्किम, ठीक है, तो सिक्किम क्या था, स्वायत्त एक राजसत्ता थी, और जो भारत की अभिन्न अंग बनी 1976 के माध्यम से 76वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऐसे में क्या हुआ, जो सिक्किम के लोग थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, भारत के नागरिक बन गए। इसके अलावा लेटेस्ट एग्जांपल 2015 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने क्या किया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि विवाद था उसको समाप्त किया गया, और कुछ क्षेत्र जो है भारत के बांग्लादेश में चले गए, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के भारत में आ गए। तो जो क्षेत्र भारत के बांग्लादेश में आया, जाहिर सी बात वहां पे कुछ लोग रह भी रहे होंगे, उनको भी क्या की गई, नागरिकता प्रदान की गई, या उसमें से कुछ लोगों की नागरिकता समाप्त भी की गई। ये सारी चीजें होती हैं इस तरीके से। ये 5 प्रकार है जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, नागरिकता भारत की ग्रहण की जाती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से, यानी कौन से 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब हम ये देख लेते हैं नागरिकता समाप्त कैसे होती है। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति के क्या प्रावधान है, इसको देख लेते हैं एक बार। पहला है आपका परित्याग। परित्याग, छोड़ देना। कोई भी वयस्क नागरिक स्वैच्छिक रूप से नागरिकता का परित्याग कर सकता है। यह परित्याग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्वैच्छिक है ये। आप स्वेच्छा से 18 साल से ऊपर है, किसी अन्य देश की अगर आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरे देश की भी नागरिकता रखें और यहाँ की भी रखें, तो ऐसी दशा में क्या कर सकते हैं, आप परित्याग के माध्यम से भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। दूसरा है पर्यवसन। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तब वह भारत के नागरिक नहीं रह जाता। ठीक है, एक तो है छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता लेना, एक क्या होता है ऐसा कुछ नहीं करते, छोड़ते छाड़ते नहीं, सीधे दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है उनकी भारत की नागरिकता क्या होती है, समाप्त
मान ली जाती है। क्लियर। तीसरा है वंचित करना। वंचित करना, यदि किसी व्यक्ति ने कपट द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित की है या राष्ट्र विरोधी कार्य किया है, तब उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी बीच में रोहिंग्या मुस्लिमों का बहुत ज्यादा चल रहा था कि वो आके चुपचाप से उन्होंने भारत में रह रहे हैं और नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन भी हुए उस संदर्भ में, सीए वगैरह क्या आया, प्रोटेस्ट हुआ। तो अगर किसी तरीके से कपटपूर्ण तरीके से अगर आप नागरिकता प्राप्त कर ली है और इसकी संज्ञान आ जाता है, पता चल जाता है, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ मान लीजिए आप जो है कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी कार्य लगातार कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, देश का अपमान हो रहा है और साथ साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा खतरा हो रहा है, तब भी भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है और आपको भारत का नागरिक आपकी नागरिकता समाप्त करके यहाँ से निष्कासित भी किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता को छोड़ सकते हैं या नागरिकता समाप्त किया सकते हैं। एकल नागरिकता पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है, राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं है। आपको पता है, आपसे आप जब पूछा था आप कहाँ के सिटीजन है, तो आप क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, भारत बोलते हैं? भारत बोलते हैं, क्योंकि भारत में, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट चलता है। आपको एक ही कंसेप्ट मिलता है, भारत के नागरिक, आपको उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हो आप। लेकिन अगर ठीक इसके बाद विपरीत अमेरिका की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, तो वहां पर क्या है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। मतलब आप अमेरिका के नागरिक के साथ साथ वहां के स्टेट जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, अलग अलग जो स्टेट्स है उनके भी नागरिक होते हैं। तो वहां पे दोहरी नागरिकता, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं इसमें। एक इसके संदर्भ में जो करंट अपडेशन है ये देख लीजिए। एक नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2019 था, जिसमें काफी आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में खूब बवाल वाले दंगे वंगे भी हो गए थे, वही वाला है का अधिनियम जो था, जिसे संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। ये डेट देख लीजिएगा स्वीकृति वाली। इसके तहत क्या हुआ, संशोधित अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदायों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, क्या कहना चाह रहा है। कहां कहां के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 देश के कौन कौन समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये इस धर्म के कोई भी लोग इन देशों के अगर अवैध तरीके से भी भारत में रह रहे थे, तो आवेदन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं भारत के। ठीक, समझिएगा, यही था सीएए वाला जो विधेयक था। यह उन लोगों पर लागू होगा जो अपने अपने देशों के धर्मों के आधार पर प्रताड़ना के कारण या ऐसी प्रताड़ना के भय से भारत में शरण लिए हुए हैं। और 31 दिसंबर 2014, डेट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ डेट है ये, कब की है, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके होंगे। इसके बाद अगर इस तरीके के लोग आए होंगे ना, तो उनको नहीं मिलेगी नागरिकता। 31 दिसंबर 2014 से पहले ये जो बताई गई कैटेगरी, इन कैटेगरी के लोग अगर भारत में आ चुके हैं, तो उनको क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और प्रवासी भारत में अपने प्रवेश की तिथि से भारतीय नागरिक माने जाएंगे। और कब से माने जाएंगे नागरिक, इस डेट से ही माने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको पता चलेगा भारत सरकार को या जब आप आवेदन करोगे, इस दिन से आप भारत के नागरिक माने जाओगे। और उनके गैर कानूनी प्रवास या नागरिकता संबंधित सभी कानूनी कार्रवाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक, तो ये जो था कानून पारित किया गया और इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे धर्म के लोग जो इन देशों में क्या थे, प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे। आप लोग आए दिन अखबारों में सुनते होंगे कि हिंदुओं को पाकिस्तान में काफी वो किया जा रहा है, बांग्लादेश में भी स्थितियां देखी थी आपने कुछ दिन पहले, करंट में पढ़ते रहते होंगे। तो ऐसी स्थितियों का समाधान के रूप में भारत सरकार ने क्या किया था, ये व्यवस्था लेकर आई। ठीक है, अधिनियम की तीसरी अनुसूची को संशोधित कर 3 देशों में वर्णित समुदाय के आवेदकों की सहजीकरण द्वारा नागरिकों के योग्य माना गया, यदि वे भारत में 5 वर्ष तक अपना निवास साबित कर सकें। ठीक है, अगर वो दिखा देते हैं यही लोग कि 5 वर्ष तक भारत में रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उनको नागरिक मान लिया जाता है। पहले इसके लिए 11 वर्ष अनिवार्य था। ठीक है, जो ये 5 वर्ष कर दिया गया ना सुधार, इसके लिए पहले कहते हैं 11 वर्ष की अनिवार्यता की, इनको ये सिद्ध करना था कि 11 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, तब जो है इनको नागरिकता मिल रही थी। अभी क्या कर दिया गया, सुधार करके 5 वर्ष कर दिया गया। अभी आगे क्लासेस और भी हैं, उससे पहले आप लोग कुछ ऑफर्स के बारे में बता दूं। विजेता नामक एक ये सीरीज जिसमें रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज का।
इसी क्रम में पीसीएस मेंस के लिए आपका चारों पेपरों के लिए और हिंदी निबंध के लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है। इसको भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बात कर लें अनअकैडमी ऐप पर कैसे आना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। अपना नंबर डालकर रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपीएससी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड पीएसटी डाल के इसको अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं आपको। बात करें तो आपको जो रैंक 1 से लेकर 3 तक के बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं और मंडे टू फ्राइडे टेस्ट सीरीज में करंट की ज्वाइन करके इंडियन सोसाइटी पे क्लास है ये। इसी क्रम में आपकी हिंदी आलेखन और सामान्य हिंदी निबंध के लिए क्लासेस चल रही 20-21 तारीख को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सेशन है ये अमरनाथ सर का। बैच कोर्सेज की अगर बात करें तो अनूप सर की फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 8 से 30 दिसंबर प्लस पे चल रही है और 15 से 30 दिसंबर तक की क्लासेस जो हैं आपकी चल रही हैं क्वालिटी पेपर 2 मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम अजय सर की। मेरी क्लासेस आपको प्लस पर उपलब्ध थी हिंदी कोर्स की, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 18 से 30 तक का प्रोग्राम है ये। शाम 7 बजे 7 PM पर आता है। इसको प्लस के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड आप मेरा PS10 यूज कर सकते हैं, PS10। आरओ के लिए ये 10 दिसंबर से फुल लेंथ बैच जो है मेंस के लिए चल रहा है और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पीसीएस में होते हैं उसमें लोक प्रशासन, फिलोसफी, हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का बैच जो है आपके लिए संचालित किया जा रहा है। बच्चों में जो कंफ्यूजन होता है अपर लोअर आरओ यूपीएसआई यूपीएससी लेखपाल बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग एडमिशन लेना होगा, तो बताएं सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारी चीजें आपको मिल जाती है। एक विजयी भवन नामक यूपी पीसीएस मेंस के लिए नया बैच जो है 10 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डीपीएसपी के पार्ट को करेंगे। सबसे पहले परिचय के रूप में देखते हैं क्या है डीपीएसपी, क्या महत्व है इसका, और एक एक डीपीएसपी को समझने का प्रयास करेंगे जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है आपके वर्णित है। उन सभी डीपीएसपी को यहां पर देखेंगे हम लोग। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित जो अनुदेश प्रपत्र था, 1935 में एक अनुदेश प्रपत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी, वही बाद में क्या हुआ भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में उसने स्थान ले लिया। ठीक है, तो आप कहेंगे सर डीपीएसपी तो आयरलैंड से है, यहां से है, इस तरीके की बातें। बिल्कुल, तो हमने इस कंसेप्ट को वहां से लिया है, लेकिन इसके अंदर की जो बातें वर्णित हैं क्या क्या होगा वो हमने कहां से लिया है, आपके 1935 के अधिनियम से। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया। आपको पता है संविधान को कई भागों में बांटा गया, उसमें भाग 4 जो है वो आपका संबंधित है डीपीएसपी से। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है क्या है आपका डीपीएसपी के पार्ट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके देखेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, परिभाषित रूप में जो समझे पहले। अनुच्छेद 36 में राज्य को, इसको स्टेट को परिभाषा इसकी दी गई है। जो भाग 3 यानी कि जो मूल अधिकारों वाला भाग है आप अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के अनुरूप है। क्या है मैं आपको बता देता हूं, वो मूल अधिकार वाले चैप्टर में यहां पर लिखित रूप में आपको दिख जाएगा। यहां पर स्टेट से मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और वो सभी सरकारी प्राधिकरण जो सरकार के वित्त से संचालित होते हैं उनको स्टेट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, राज्य की संज्ञा दी जाती है। अनुच्छेद 37 में क्या है, इस अनुच्छेद में कहा गया कि भाग 4 यानी कि डीपीएसपी जो है आप उसके जो उपबंध है, इसमें जो प्रोविजंस किए गए हैं वो किसी भी न्यायालय, किसी भी कोर्ट के द्वारा क्या होंगे, प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किसी भी कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य होगा कि देश के शासन हेतु विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्या 2-3 इसमें एग्जांपल लेके समझेंगे कि आर्टिकल 40 पहले क्या था, डीपीएसपी का पार्ट था ना। आर्टिकल 40 पंचायतों के संगठन की बात की गई, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि इसको कानूनी जामा पहनाया गया। इसी क्रम में आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो अभी जो है आप लोग देख रहे हैं काफी चर्चा है इसके बारे में कि पूरे देश में कॉमन कोड जो है, कॉमन सिविल कोड जो है उसको लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता। ये भी क्या है, डीपीएसपी का ही पार्ट है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी डीपीएसपी का ही पार्ट था। इसे आर्टिकल 21A में जो है करके मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो क्या करता है, इसको आप
फिलहाल डीपीएसपी के रूप में तो आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये राज्य को निर्देशित करता है आर्टिकल 37 कि आप जब भी कोई कानून बनाएंगे तो आपने जो डीपीएसपी दे रखे हैं उनके प्रावधानों को क्या करेंगे, ध्यान रखकर तब कानून बनाएंगे। ऐसा आदेश या ऐसा वर्णन कहां पे किया गया है, आर्टिकल 37 में किया गया। 38(1) अनुच्छेद 38(1) क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल सके। 3 प्रकार के न्याय की बात है आपके कहां पर, डीपीएसपी में भी और साथ साथ आपके प्रस्तावना में भी। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है उसका वर्णन कहां कहां किया गया है, तो डीपीएसपी और प्रस्तावना में किया गया है। और ध्यान देने योग्य बात है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए इन चीजों को लागू करना अनिवार्य है। आर्टिकल 38(2) क्या कहता है, राज्य, हेलो तरन्नुम, बहुत स्वागत है आप। राज्य आय की असमानताओं तथा लोगों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अवसरों की समानता, सुविधाएं और प्रतिष्ठा में बराबर बराबर भागीदारी देने की बात कहां पे की गई है, आर्टिकल 38 के क्लॉज 2 यानी कि डीपीएसपी में इसका वर्णन किया गया है। सीधे सीधे सवाल पूछता है, देखिए सीधा सवाल आता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय का वर्णन डीपीएसपी के किस आर्टिकल में किया गया, तो 38 के क्लॉज 1 में किया गया है। इसी प्रकार प्रतिष्ठा, अवसर, समानता की बात कहां की गई, आर्टिकल 38(2) में की गई है। आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट है, इसके कई उपखंड हैं। आर्टिकल 39 में राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि 39(a) क्या बोलता है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त का अधिकार हो। मतलब एक तरीके से इसने कहा है कि अपने जो सभी नागरिक होंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इस बारे में बात कर रहा है आपका आर्टिकल 39। ठीक है, दूसरा है समुदाय के भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। एक तरीके से जो समाजवाद है, समाजवाद की संकल्पना जो है, समाजवाद क्या कहता है कि संसाधनों का समाज में इस प्रकार से वितरण हो कि संसाधनों तक समुदाय के सभी लोगों का पहुंच बन सके। तो ये विचारधारा अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम में आपके, कि भाई समाजवादी जो संकल्पना है संसाधनों की, उसका वर्णन आपको डीपीएसपी के किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 39 क्लॉज बी। धन एवं उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। देखिए भौतिक संसाधनों की बात की गई, भौतिक संसाधनों में आपका क्या आ जाता है, आपकी जमीन, जंगल, जल, इन सब चीजों को क्या कहा जाता है, भौतिक संसाधन बोला जाता है। और धन और संपदा अभी क्या है हमारे यहाँ पर, क्या समान वितरण है, नहीं है। हमारे यहाँ पर 80% पूंजी जो है, 80% पूंजी सिर्फ 20% लोगों के पास है पूरे भारत में। ठीक है, तो 80% पूंजी सिर्फ 20%, बाकी 80% लोग जो है मात्र 20% पूंजी पर जिंदा है। तो अभी हमारे यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसको राज्य लागू करने की व्यवस्था की बात की जा रही है। पुरुषों और स्त्री दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन हो। आप लिंग के आधार पर वेतन संरचना का निर्धारण नहीं करेंगे, ऐसा कौन बोल रहा है, आर्टिकल 39 वर्णन करता है इस बारे में। ठीक है, आर्टिकल 39(e) क्या कहता है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, उन्हें आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर अपनी आयु और शक्ति के प्रतिकूल रोजगार में न जाना पड़े। कुल मिलाकर क्या कह रहा है आपका 39 का ई वाला क्लॉज, कि कुल मिलाकर जो स्त्री और क्या कहते हैं कि पुरुष दोनों ही कामगार वो प्रतिकूल परिस्थितियों में नौकरी न कराई जाए। प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब कि आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे हवा, पानी, रोशनी, इन चीजों की सुविधा हो। साथ साथ बच्चों के बारे में भी प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे हैं आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर कम उम्र में न काम करें, इस संदर्भ में भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। हालांकि इस संदर्भ में प्रावधान आपको आर्टिकल 24 में मिलता है जो कि मौलिक अधिकार भी है, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड दिया गया कि राज्य इस संदर्भ में प्रयास करेगा। इसीलिए जो है आप देखते हैं पॉस्को एक्ट से लेकर दुनिया भर के सॉरी बाल श्रम अधिनियम जो है बन रहे हैं। ठीक है, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर की सुविधाएं दी जाए। ये भी बात जो है करता है कि जो बच्चे हैं देश के, उनको जो है एक गरिमामय वातावरण के स्वास्थ्य का विकास हेतु सरकार ऐसे प्रावधान करेगी।
ध्यान दीजिएगा, ये 39 ABCDEF जो है ये शॉर्ट में है। अगर हम बात करें, एक अलग से क्लॉज जोड़ा गया इसमें 39 के क्लॉज ए जो कि कैपिटल लेटर में है, ये अलग से है। इसमें देखिए क्या कहता है, राज्य समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। ये बाद में जोड़ा गया है। समान न्याय निशुल्क मतलब किसी, अगर आपके पास आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला फंसता है और आपके पास इतने पैसा नहीं है कि आप जो है वकील हायर कर सकते हैं या कोर्ट की फीस दे पाएंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेगा, वो आपके लिए गवर्नमेंट ये व्यवस्था करेगी कि आपको जो है निशुल्क न्याय और विधिक सहायता मिल सके। ये जिम्मेदारी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, तो इसका बात कहां पे की गई, आर्टिकल 39A में। फिर आर्टिकल 40, अब आसान आसान है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, इसी के द्वारा क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन आपका लाया गया। आपको पता होगा 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हो गया था, इसलिए पंचायती राज दिवस उसी दिन मनाया जाता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। जो मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया है ना, वो इसी को ध्यान में रख के शुरू किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है, वो इसी से प्रभावित होकर भारत सरकार ने लागू किया है। और अभी हाल में ही इसमें पिछले 2 साल पहले इसमें संशोधन भी किया गया, जो उसमें क्या कहते हैं, वीक को बढ़ा दिया गया, छुट्टी के वीक को। ठीक, तो क्वेश्चन को पीसीएस वगैरह में घुमा के पूछा जा सकता है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 डीपीएसपी के किस आर्टिकल से प्रभावित है। तो किस आर्टिकल से प्रभावित है, आर्टिकल 42। और पूछे मनरेगा किससे प्रभावित है, तो 41। अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन वो किससे प्रभावित है, तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 43 क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो आया हुआ है आपका, इससे कम जो है मजदूरी आप नहीं दोगे तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, ये किस आर्टिकल से निकल के आता है, न्यूनतम मजदूरी वाला आर्टिकल 43 से। ये बाद में जोड़ा गया 43 का। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, इस बार पीसीएस 2020 में क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, 2021 सॉरी, पीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उद्योगों के मैच कराने के लिए आया था, तो इस आर्टिकल का वहां पे उल्लेख किया गया था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना मतलब कि जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है किसी भी उद्योग, किसी भी कंपनी का, उसमें उनके विचार को भी महत्व दिया जाए, जो क्या है उसमें, उस कंपनी में कार्यरत मजदूर है या निचले स्तर के कर्मचारी है। ठीक है, ये लोक प्रशासन का कंसेप्ट है जो अमेरिका से प्रभावित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वहां पर बात की गई थी, हमारे एक वैज्ञानिक प्रबंधन नाम से एक चैप्टर है जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं FW टेलर, उन्होंने बहुत पहले बात की गई थी। और फिर वहां पे आज बड़े बड़े हाई फाई कंपनीज में इन चीजों को ध्यान रखा जाता है, ताकि जो वहां के कर्मचारी हैं उनको इस बात का बोध हो कि हाँ भाई हमारा भी कोई ना कोई महत्व है। ठीक है, फिर 43 ख, सहकारी समितियों के प्रबंधन, संचालन और नियंत्रण। ये भी एग्जाम 2021 पीसीएस में फिल्म से पूछा गया था। ठीक है, इसकी जगह पलट के क कर दिया था और मैच कराने के लिए पूछ दिया था, तो गलती हो गई सबसे। यहाँ पर क को ख समझ गए, ये वाला विकल्प दे दिया और यहाँ पर इसके आगे क करके ये मैच करा दिया था, इसमें गलती हुई थी बहुत सारे लोग। ठीक है, तो सहकारी समितियां जो कि 2011 में स्थापित हुई, किसमें, 97 संविधान संशोधन के माध्यम से। और आपको पता है सहकारिता मंत्रालय जो है अभी जो है बनाया गया है, इसमें मंत्री कौन है, अमित शाह जी है, लेटेस्ट मंत्रालय बनाया गया है, अमित शाह जी सहकारिता मंत्रालय है। तो सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन, नियंत्रण की बात जो की गई है आर्टिकल 43 ख में की गई है। आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, मैंने बताया आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी हालिया निर्णय में कहा है कि इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बोला है कि इसको लागू करने के जो समय आ चुका है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें होता यह है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कॉमन सिविल कोड होता है, जिसके माध्यम से उनके विवाह, गोद लेने की प्रथाएं और साथ साथ में तलाक, इन सभी चीजों के लिए पूरे देश में धर्म को ना ध्यान रखकर सिर्फ और सिर्फ नागरिक के आधार पर जो है एक नियम बनाया जाता है, उसको सभी धर्मों को लोगों को पालन करना होता है। तो इसकी बात की जा रही है कि इसको लागू कर दिया जाए। एकमात्र राज्य गोवा है इंडिया में फिलहाल, जहां पर क्या है, आर्टिकल 44 या समान नागरिक संहिता लागू है। कब से लागू है, 1965 से लागू हुई है। ठीक है, आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ध्यान देना है, 0 से 6 वर्ष की आयु यहां पर कर दी गई। पहले क्या था, यहां पर 6 से 14 वर्ष था। ठीक है, पहले यहां पर 6 से 14 वर्ष था। इसे क्या किया गया, इसे जब है आपको आर्टिकल 21A में जो है ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा,
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो कर दिया गया है आपका, कर दिया गया था आपका 6 से 14 वर्ष, और इसको भेज दिया गया यहाँ पर, और इसकी जगह जो यहाँ पे 6 से 14 था, इसकी जगह यहाँ पे 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 46, SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी प्रावधान। इन वर्गों के लिए शिक्षा और इनके पैसे रुपए की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये प्रावधान डीपीएसपी में कहा गया। इसी के तहत जो है, जो SC ST और महिला, बुजुर्ग, बालक, इनके लिए कल्याण योजना सरकार लेकर आती है ना, वो कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल 46 से प्रभावित होती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ST कल्याण योजना, जो बहुत सारी जनजाति कल्याण योजनाएं हैं, SC कल्याण योजना है, वो सभी आपकी प्रभावित होती है आर्टिकल 46 के माध्यम से। अब जो है क्वेश्चन जो है सीधे नहीं पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है, तो आपको अपने पढ़ते वक्त भी जो है उसी मोड में पढ़ना होगा कि जो यूपी पीसीएस का मोड है, जिस तरीके से वो क्वेश्चन बना रहा है। अब सीधे रट्टाफिकेशन वाला कार्यक्रम चला गया है, सीधे रट्टाफिकेशन करके जाओगे, वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको हर तरीके से, हर एंगल से सोच के जाना होगा। ठीक है। अभी आगे भी है। देखिए, करंट अफेयर का सेशन 8 बजे चलता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है। फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड PS10 यूज कर सकते हैं। 11 बजे फ्री क्लास आपको इंडियन सोसाइटी की मिलती है। RO के लिए एक बैच जो है आपका फ्री 20-21 को चला है, 22 को भी एक बैच शुरू हो रहा है। आर्टिकल 47 की अगर हम बात करें, तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य। पोषाहार स्तर, जैसे कि आपने राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम सुना होगा अभी, जो, और राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो कहां से प्रभावित हो रहा है आपका, आर्टिकल 47। राष्ट्रीय पोषण मिशन कहां से प्रभावित है अगर क्वेश्चन पूछे तो आर्टिकल 47 से। या मध्याह्न भोजन योजना, जिसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है, हाल में सितंबर के महीने में भी, तो वो भी कहां से प्रभावित है आपका, डीपीएसपी के आर्टिकल 47 से है। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत, एक जो स्वास्थ्य संबंधित योजना 2018 में लागू की गई भारत सरकार के द्वारा, वो भी कहां से प्रभावित है आपका, ध्यान देना है, आर्टिकल 47 से प्रभावित है। ठीक है। आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ये क्या है कि ऐसे कृषि और पशुपालन के लिए संगठन बनाने का कार्य करेगी सरकार, जिससे क्या हो, कृषि और कृषकों की आय दोगुनी होने की जो बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित है। कहां, आर्टिकल 48 से आपका। आर्टिकल 48 क क्या कहता है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। इसका वर्णन आपका डीपीएसपी में भी किया गया है, साथ साथ में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उसमें भी इसका वर्णन किया गया, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों में जरा सा अंतर है, और क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में संरक्षण की बात कहां कहां पे किया गया संविधान में, तो आर्टिकल 48 क और आर्टिकल 51A। 51A क्या है आपका, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। आर्टिकल 49 क्या कहता है भाई, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। ठीक है। जिम्मेदारी किसको दी गई है, सरकार को कही गई। और ये सेम इसी तरीके का कुछ मामला कहां पे भी है आपका, आर्टिकल 51A, जो कि मौलिक कर्तव्य है, वहां पे भी, वहां पर नागरिकों के लिए कर्तव्य दिया गया है, यहां पर ये राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य क्या करेगी, राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों का संरक्षण करेगी। आर्टिकल 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, यानी 50-50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव, मतलब एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बात कहां की गई है, आपके आर्टिकल 50 में की गई है। आर्टिकल 51 लास्ट आर्टिकल है इसका, ये क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो भारत अपने स्थापित करता है, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक एक्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, और जो दुनिया भर के समझौते होते हैं भारत सरकार की तरफ से, तो ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज है, अंतरराष्ट्रीय जो हमारी संधियां होती हैं, वो कहां से प्रभावित होती हैं, आर्टिकल 51 से प्रभावित होती हैं। क्लियर। तो ये आपके महत्वपूर्ण, या सारे ही कंप्लीट आर्टिकल हो गए किसके, डीपीएसपी को। इसको अच्छे से समझ लीजिए, जैसे मैंने समझाया है। एक तो डायरेक्ट मैच कराने के लिए आ जाता है, एक बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा मैंने बताया आपको कि पूछेगा अंतरराष्ट्रीय शांति समझौतों के लिए निम्न में से कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है, या भारत की अंतरराष्ट्रीय संधि या भारत की विदेश नीति कहां से प्रभावित संचालित होती है, तो आर्टिकल 51 से होती है। ठीक। संघ और इसका क्षेत्र, थ्योरी कोर्सेस हम लोग के थ्योरी क्लासेस के रूप में इसको चला रहे हैं, तो एक एक करके इसके समझने के प्रयास करेंगे, क्या कंसेप्ट है हमारा जो कि संघीय क्षेत्र है उसके संदर्भ में। संघ क्षेत्र कौन से होते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि
हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 क्या है, संघ शासित प्रदेश कहते हैं आपसे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं। तो ये जो 8 है, इनकी जो व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था, वो अलग प्रकार की होती है, राज्यों से अलग होती है, ठीक है। कुछ की जो है राज्यों जैसी ही है, लेकिन पूरी तरीके से राज्य नहीं है वो, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी। और बाकी जो है, तो इसका कैसे संचालन होता है वहां पे, सब चीजों का संविधान कैसे चलता है वहां पर, इन सभी चीजों पर जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में जो है संघ और उससे संबंधित क्षेत्रों का क्या किया गया है, विवरण दिया गया है। कहां पर हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में संघ और उसके संबंधित क्षेत्रों का विवरण है। अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में भारत को किस किस नाम से पुकारा गया, तो भारत और इंडिया 2 नाम दिए गए हैं, हिंदुस्तान जैसा कुछ भी नाम नहीं है, ठीक है। तो भारत और इंडिया राज्यों के संघ होंगे, न कि राज्यों का परिसंघ। परिसंघ नहीं, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल है, ध्यान दीजिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक। परिसंघ फेडरेशन नहीं है, जो कि अमेरिका का व्यवस्था है फेडरेशन की। अनुसूची 1 भी इसी संबंधित है। राज्यों के नामों और उनके क्षेत्रीय अधिकार इसमें वर्णित किए गए हैं, ठीक है। जो अनुसूची 1 है वो भी इसी से संबंधित है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिए आप लोग। भारत का जो क्षेत्र है वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। कैसे कैसे? 3 श्रेणियों में भारत का जो पूरा संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, वो भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र जो है, उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया राजनीतिक रूप से। एक है राज्य, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा है अधिग्रहित क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र, इन 3 खंडों में पॉलिटिकली जो है हमारा भारत का क्षेत्र जो है बटा हुआ है। राज्यों के क्षेत्र के क्रम में सबसे पहले देखेंगे राज्य जो है, वर्तमान में हमारे यहां पर आज की तिथि में कुल 28 राज्य हैं। ध्यान दीजिए, कितने? कुल 28 राज्य हैं। 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कौन कौन से, इसको देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 1956 में भारत का एक संघराज्य क्षेत्र बना था। लक्षद्वीप, ये भी 1956 में भारत का एक संघराज्य क्षेत्र बना था। चंडीगढ़ 1960, क्रम लगाने के लिए भी आता है, ध्यान दीजिएगा, क्रम लगाने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान से इसको करना है, ठीक। चंडीगढ़ 1966, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1962, पुदुचेरी 1962, लद्दाख, ये नवीनतम बदलाव है, 2019 में बनाया गया, और जम्मू कश्मीर भी 2019 में बनाया गया। क्या है? नया संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश है। और उसी के साथ सबसे लेटेस्ट जो आपका संघ राज्य क्षेत्र बना है, पहले दादर नागर हवेली और दमन दीव क्या थे, अलग अलग 2 थे, इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल कर दिया गया। कब? 2020 में। तो सबसे नवीनतम अगर आपसे पूछा जाए, सबसे नवीनतम भारत का संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो दादर नागर हवेली तथा दमन दीव, इन दोनों को मिला के कंबाइन करके, पहले अलग अलग थे, इनको एक कर दिया गया है प्रशासनिक सहूलियत के वजह से, ठीक है। अब आते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, कैसे इन पर नियंत्रण होता है, कैसे इनका प्रशासन चलता है। राज्यों का हमें अलग से पढ़ना है, उसको हम लोग विधानमंडल विधानसभा में पढ़ेंगे। हमें फिलहाल यूनियन टेरिटरीज पर हमें चर्चा करनी है इस पर्टिकुलर क्लास में। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण और प्रशासन भी केंद्र शासित प्रदेशों जो है पर जो प्रशासन और नियंत्रण होता है, वो दोनों ही किसके माध्यम से कौन करता है? यहाँ पर केंद्र सरकार करती है, ठीक है। और इसीलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश की उपाधि या केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र का शासन चलता है, ठीक है। नियंत्रण और प्रशासन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों पर किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। जो राज्य होता है, राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं। जैसा आपको पता है, हमारे यहाँ पे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ना, समवर्ती सूची। संघ सूची पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है, स्टेट राज्य सूची पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का बनाया गया कानून जो है वो मान्य होता है इसमें, ठीक है।
और इसके अलावा जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। जो अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई हैं, संघ को दे दी गई। ठीक, फिर आती है बात केंद्र शासित प्रदेश की। सीधे केंद्र सरकार द्वारा ये निर्देशित और प्रशासित होते हैं। इसके साथ मैंने एक बात की थी कि 3 क्षेत्र थे, और अगला है आपका कौन सा, अधिग्रहित क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र, एक संघ हो गया, एक संघराज्य क्षेत्र हो गया, और तीसरा हमने बात की वो है आपका अधिग्रहित क्षेत्र। सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित, सीधे केंद्र सरकार द्वारा ही ये भी प्रशासित होता है। पूर्व में पूर्व केंद्र शासित प्रदेश जो अब राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये क्या है, अधिग्रहित क्षेत्र है। और ये पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। जैसे आप सिक्किम की बात करें, वो भी इसी तरीके का था। ठीक है, तो इस पर भी नियंत्रण किसका होता है, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है जिसका कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत के हिस्से में आ जाता है, एक अलग व्यवस्था अगर बनती है कुछ इस तरीके से, तो वो कैसा कहला क्षेत्र कहलाएगा, अधिग्रहित क्षेत्र कहलाएगा। उस पर नियंत्रण प्रशासन किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग राज्यों का संघ, जो मतलब संविधान में लिखा गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। इन हितार्थों को यहां पर समझने का प्रयास जो है यहां पर करते हैं। एक मिनट का समय दे दीजिए जरा। बस शेयर कर दीजिए आप लोग भी, मैं भी शेयर कर देता हूं। चलिए, तो देखते हैं क्या मतलब है। भारतीय संघ, इंडियन यूनियन, अमेरिका क्या है, परिसंघ। मैंने जैसा बताया, जो परिसंघ वाली व्यवस्था है, फेडरेशन वाली, वो आपको अमेरिका में देखने में मिलती है। भारत में राज्यों का संघ यानी यूनियन देखने को मिलता है। ठीक है, कि भारतीय राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। क्यों ऐसा है हम बता देते हैं। जो अमेरिका का सिस्टम है वो क्या हुआ है, उसमें राज्य जो स्टेट्स थे उन्होंने आपसी समझौते से एक राष्ट्र का जो है रूप धारण किया है। ठीक है, यहाँ एक राष्ट्र का रूप धारण करते हैं अमेरिका। ये क्या, इनका आपसी समझौता है, इसलिए इसको फेडरेशन कहा जाता है। भारत के साथ ये नहीं है, भारत स्वतंत्र भारत है, पूरा संपूर्ण भारत है। किसी प्रकार का राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, और इस समझौते के तहत कोई भी यहाँ पे कोई राज्य बाहर भी निकल सकता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। लेकिन भारत में कोई राज्य चाह कर भी इस बड़े गोले के अंदर से, छोटे गोले स्टेट है, बड़ा गोला केंद्र है, इससे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार भारत में नहीं है। ठीक है, स्पष्ट। भारत का क्षेत्र, भारतीय संघ, दोनों में अंतर समझिए क्या है। भारतीय संघ की तुलना में भारत का क्षेत्र ज्यादा व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें न केवल राज्य शामिल है, शक्ति केंद्र शासित प्रदेश और क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल किए गए हैं। भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिरोहण किया जा सकता है और क्षेत्रों को, उसको भी इसमें माना जाता है। तो भारत का जो क्षेत्र कहलाता है वो अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें समुद्र का कुछ हिस्सा भी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संघ, ये भारत के क्षेत्र के सिद्धांत की तुलना में संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि इसमें केवल राज्य शामिल होते हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश को जगह नहीं दी जाती। ठीक है, ये अंतर दोनों में। अब जो नवीन परिवर्तन हुए हैं संघराज्य क्षेत्रों में, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019। सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ यही है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन। सन 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था। ध्यान दीजिए, आप लोग पता है तो ठीक है, नहीं पता जान जाइए कि यहाँ भारत में एकमात्र ऐसा राज्य था जम्मू कश्मीर जिसके पास अपना खुद का संविधान था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 बहुत चर्चा में है, ये 370 के आधार पर इसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, 2019 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा संविधान आदेश जम्मू कश्मीर जो लागू हुआ, उसका नाम है पूरा
इसे राज्य का विशेष दर्जा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2019 में। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है, इसी अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में या केंद्र शासित राज्य में परिवर्तित। ठीक है, तो जो बंटवारा हुआ था केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर का, उसमें क्या क्या व्यवस्था बनाई गई थी। जो जम्मू कश्मीर होगा, जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा होगा, वो कैसा होगा, विधानमंडल के साथ होगा। अभी तक इसका निर्माण नहीं किया जा सका है, कवायद चल रही है, परिसीमन वगैरह, लेकिन जो जम्मू कश्मीर वाला होगा वहां विधानमंडल होगी। जैसी स्थिति कैसी है, दिल्ली की है, आपके दिल्ली और पुद्दुचेरी की, पौंडीचेरी, पुद्दुचेरी जिसे आप कहते हैं। जिस स्थिति में इस टाइम में दिल्ली और पुद्दुचेरी है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। मतलब केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ, केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ क्या होगा, वहां पर विधानमंडल भी होगा, जैसे दिल्ली और आपका जम्मू पुद्दुचेरी में। इसके अलावा इसमें लद्दाख को अलग करके एक अलग जो है केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। ठीक है, अलग कर दिया गया है। और इसमें क्या होगा, विधानमंडल नहीं होगा, ये बिना विधानमंडल के होगा। यानी इसकी स्थिति कैसी होगी, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है आपका, ठीक है, दादर नगर हवेली, दमन दीव है, इस तरीके की जो स्थिति है, वैसी स्थिति में ये होगा होगा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन यहां पर विधानमंडल नहीं होगा। ठीक, इसमें क्या है देख लीजिए, कारगिल और लेह जिले को छोड़कर पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के सभी जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और जो लद्दाख वाला है, इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, इस संशोधन के तहत भारत, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था, इसको भी यहां जिक्र करना जरूरी है। 100वां जो संविधान संशोधन था 2015 वाला, उसके तहत क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच एक समझौते का अनुसरण करते हुए भारत द्वारा शासित प्रदेशों को प्राप्त करने और बांग्लादेश को कुछ प्रदेशों का हस्तांतरण करने का प्रावधान इसमें किया गया था। कुल मिलाकर इसमें क्या किया गया था, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा विवाद था कुछ, उसको जो है इसके साथ समझौते के साथ समाप्त किया गया। और कुछ जमीन का हिस्सा जो था वो बांग्लादेश को दे दिया गया, और बांग्लादेश से कुछ पार्ट जो है हमारे यहाँ पर आ गया था। ठीक है, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, जिससे हम लोग अभी करें ना, अधिग्रहित क्षेत्र जिसकी बात हम लोग कर रहे थे अभी, अधिग्रहित क्षेत्र, तो वो अधिग्रहित हिस्सा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जो हिस्सा बांग्लादेश से आया है वो कैसा था, अधिग्रहित क्षेत्र था। और उसको क्या है, फिलहाल तो उसको एज इट इज, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा था वो, तो वहां का हिस्सा उसमें एडजस्ट कर दिया गया। अगर मान लीजिए तो स्वतंत्र कोई क्षेत्र दिया जाता तो क्या हो जाता, उस पर पूरा शासन किसका होता, केंद्र सरकार। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे चलता है, इसको देख लीजिए एक बार। का भाग 8 में, कहां पर, संविधान के जो कई भागों में बांटा गया है संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक जो इसका वर्णन किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आसानी से आते हैं एग्जाम में और गलत होकर चले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है आप लोग को। पूछा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 8। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति इनके लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। गुड इवनिंग अंकित। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या होता है, यहां पर शासन चलता है। प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है, न कि राज्य का प्रमुख। मतलब वो राष्ट्रपति के अनुसार और उसी पद्धति पर कार्य करता है जिस तरीके से उसको कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, भेजा गया होता है। ठीक है, तो एक होता है प्रशासक। इसके बाद दूसरी व्यवस्था आपने सुनी होगी, उपराज्यपाल, एलजी। एलजी का नाम जो सुनते हैं आप लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर सॉरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये जो व्यवस्था है ये कहां कहां पर है, दिल्ली, पुद्दुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये व्यवस्था जो है उपराज्यपाल की गई। इसके अलावा जो शेष हमारे क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं, वहां पर क्या है, प्रशासक होते हैं, और वो जो है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक है,
फिर जैसा हम लोग बताया प्रशासक, यहाँ इस पे प्रशासक कहाँ कहाँ संभाल रहे हैं? चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप, ये 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको जो है प्रशासक संभाल रहे हैं। बाकी 5 जो है आपके दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसका जो संचालन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? उपराज्यपाल के माध्यम से हो रहा है। तो प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली, पुद्दु और जम्मू कश्मीर विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद यहाँ पर होगी। फिलहाल यहाँ और यहाँ ये व्यवस्था उपलब्ध है, यहाँ के लिए कवायद अभी चल रही है, अभी बनी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फिक्स है कि हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होंगे जहां पर विधानसभा होगी, मुख्यमंत्री होगी और एक मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी। तो ये 3 हमारे केंद्र शासित ऐसे प्रदेश। दिल्ली, राज्य विधायिका समवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर कानून बना सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। यहां दिल्ली की जो विधायिका है वो जो समवर्ती सूची और जो राज्य सूची के विषय है, जैसे कि हर स्टेट नॉर्मली करता है, उस तरीके से दिल्ली भी क्या कर सकता है? समवर्ती सूची पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन कुछ चीजें जो है दिल्ली से अलग रखी गई हैं, दिल्ली की विधानसभा की, जो उस पर कानून नहीं बना सकते हैं, जैसे कि अन्य राज्य बना सकते हैं। उसमें है एक सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और भूमि के संदर्भ में कुछ भी स्थानांतरण वगैरह होता है, भूमि के आवंटन के संदर्भ में, तो उस पर इनके क्या कहते हैं? नियंत्रण नहीं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो समवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर ये कानून बना सकते हैं, जैसे आम राज्य बना सकता है। यहां पर भी सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को क्या कर रखा है? यहां पर अलग कर रखा गया है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का जो काम करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। यहाँ पर भूमि वाला हिस्सा इनको दिया गया है, ठीक है। इसी क्रम में पुदुचेरी की अगर बात करें तो समवर्ती सूची, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर एक कानून बना सकते हैं। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर भी इनको दिया गया है। संविधान में अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं प्रावधानों यानी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रावधान के अनुसार ही उनका संचालन होता है। ये विवेक पर होता है केंद्र सरकार के, किस केंद्र शासित प्रदेश को किस प्रकार की और कितनी शक्तियां देना चाहता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको याद कर लीजिए कुछ चीजों की, कहां कहां पे पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है, कहां जमीन है इसके शासित प्रदेश में, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब आते हैं सॉरी कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति किस प्रकार की केंद्र शासित प्रदेशों के लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीनों सूचियों, राज्य सूची सहित किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित, हालांकि राज्य सूची के विषय पर कानून राज्यों के लिए भी केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़े से नियम अलग है। जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, इन प्रयोगों के माध्यम से क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। लेकिन यहां पर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्र सरकार तीनों सूचियों पर कानून केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बना सकती है बिना उनके पूछे हुए उनसे। राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव की शक्ति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। यहां के लिए सीधे राष्ट्रपति नियम बना के प्रशासकों को उसकी जिम्मेदारी जो है सौंप सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम संसद के अधिनियम के समान प्रभावी होते हैं। उनके पास वैसी ही शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति द्वारा जो नियम बनाए गए होते हैं इन क्षेत्रों के संदर्भ में, जैसे कोई कानून संसद द्वारा बना के पारित किया जाता है, सेम वही शक्तियां जो है आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? केंद्र शासित प्रदेश अगर कोई, उसके लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए बहुत सारे नियम जो बना रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए, कौन बना रहा है? राष्ट्रपति बना रहे हैं। लेकिन अगर बात हाई कोर्ट की होगी तो वहां पर शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। इसी क्रम में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना
हुई है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा गलती ना हो जाए एग्जाम में, क्योंकि यहाँ आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश से पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, और क्वेश्चन घुमा के पूछ दे आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, तो आदमी थोड़ा सा चकमा खा सकता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 महत्वपूर्ण है। इसके तहत सामान्य हित के मामलों पर सलाह देने के लिए भारत में एक जोनल काउंसिल का प्रावधान किया गया था। जोनल काउंसिल किस लिए? एक निश्चित जोन में आने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस समान समस्याओं को देखते हुए, गुड इवनिंग वाल्मीकि, समान समस्याओं को देखते हुए समान परिस्थितियों में वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या हुआ किया जा सके, एक नियम बनाया जा सकता है, और उसकी सलाह कौन होता है? जोनल काउंसिल। इसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान इसमें आने की संभावना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी अभी हाल फिलहाल में किया गया है। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 239 ए, ठीक है, ये कहां पर वर्णित है? दिल्ली के संदर्भ में विशेष प्रावधान आर्टिकल 239 ए डबल ए। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 बहुत बार आता है। इसके माध्यम से क्या किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है, एनसीआर का जो दर्जा मिला था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दिल्ली को जो परिभाषित किया गया था, वो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय, कितने? 70 सदस्यीय विधानसभा, ठीक है, का प्रावधान किया गया है, जो विधानसभा सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है, जैसे अन्य राज्यों में चुनी जाती है। और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद, यानी कि 10% की व्यवस्था की। आपको पता है कि मंत्री परिषद अन्य राज्यों में 15% का प्रावधान किया गया नॉर्मल, यहां पर 10% की व्यवस्था की गई। भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है। श्रीकांत सागर, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, तो हर विधानसभा के चुनाव की तरह ही कौन चुनाव कराता है? यहां पर भी भारत का चुनाव आयोग। कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत लोग सोचते हैं कि विधानसभा का चुनाव है तो राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसका संचालन कौन करेगा? विधानसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव पूछ दे घुमा के, ध्यान रखिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग करेगा, न कि राज्य निर्वाचन आयोग। बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की राय के अंतर के मामले में उपराज्यपाल मामलों को राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा काफी विवाद, जैसे केजरीवाल जो है भी वर्तमान में मुख्यमंत्री दिल्ली के, और एलजी से उनके काफी विवाद होते रहते थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दिल्ली के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ऐसा कोई मसला होता है तो यहाँ पर एलजी की बातों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे क्षेत्र का प्रशासन उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उपयुक्त प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं तथा क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक और आकस्मिक प्रावधान बना सकते हैं। आर्टिकल 356 का प्रयोग मतलब यहां पर भी किया जा सकता है, भले ही दिल्ली एनसीआर क्यों नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं उपराज्यपाल के जो अध्यादेश होते हैं, ऑर्डिनेंस, जो एलजी हैं उनके अध्यादेश जो होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? कहां पर? आपके दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रख्यापित की शक्ति प्रदान की गई है अध्यादेश में। अध्यादेश को विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना होगा, जैसे कि अन्य राज्यों के मामले में हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है, उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच अगर मतभेद, उपराज्यपाल, मंत्री कौन है यहाँ पर? मंत्री परिषद की यहाँ बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना कि उपराज्यपाल कौन से मंत्री होगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से जो होती है, राज्यों की जो मंत्री परिषद होती है वो विधान सभा के प्रति क्या कहते हैं, उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से वो क्या होती है? राज्यपाल या उपराज्यपाल के प्रति होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी मामले को राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हैं तथा उनके फैसले के अनुसार जो है कार्य करते हैं। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए विवाद हो जाता है, वैसे में एलजी जो होता है उस मामले को कहां ले जाता है? राष्ट्रपति के पास ले जाता है, और राष्ट्रपति जो है संज्ञान लेकर उस संदर्भ में उस अनुसार कार्य करते हैं, जिस अनुसार उनको विवेक उनकी अनुमति देता हो, या केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति उपयुक्त फैसला इस संदर्भ में लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्शी समितियां।
किस प्रकार कार्य करती है, क्या होती है, इनका क्या महत्व होता है और क्यों ये होना चाहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत सरकार, ये क्लास की टाइमिंग 8 बजे है, डेली 8 PM पर ये सेशन आता है आप लोग को। पॉलिटी का सेशन थ्योरेटिकली करा रहा है, प्रीलिम्स का मेंस का सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कर लेंगे तो आप लोग के प्रीलिम्स के जो आसान और कठिन दोनों सवाल जो है सही होंगे। फिर भारत सरकार कार्यवाही आवंटन नियम 1961 के अधीन गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों के कानून, वित्त और बजट से संबंधित सभी मामलों के लिए क्या होता है, नोडल मंत्रालय होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके सभी मामले कौन देखता है, गृह मंत्रालय। कौन, गृह मंत्रालय, यानी कि होम मिनिस्ट्री। सभी 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन, जहां पर विधायिका नहीं है, जहां पर विधानसभा नहीं, ऐसी कितनी है, 5 है। मैंने बताया आप लोग कौन कौन सी देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली दमन दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख। यहां पर क्या है, यहां पर विधानसभा नहीं है। इन केंद्र शासित प्रदेशों के गृह मंत्री सलाहकार समिति, प्रशासनिक सलाहकार समिति का फोरम या उस फोरम के सदस्य होते हैं। ठीक है, इन यहाँ के जो इन केंद्र शासित प्रदेशों में जो गृह मंत्री की समिति होती है वो प्रशासनिक वो मतलब कि गृह मंत्रालय के अधीन से जो ऑर्डर आते हैं उसके माध्यम से कार्य करते हैं। गृह मंत्री सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में कौन है हमारे गृह मंत्री, अमित शाह जी है। ठीक है, जो केंद्रीय गृह मंत्री सलाहकार समिति है अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री। प्रशासनिक सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्र शासित प्रदेश संबंधित प्रशासक के द्वारा की जाती है। 2 प्रकार की होती है जैसा मैंने बताया, एक है गृह मंत्री सलाहकार समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। और प्रशासनिक सलाहकार समिति की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करेगा, जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक होगा वो करेगा। ठीक है, एक मोटा मोटा अंतर देख लेते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में के मध्य क्या क्या होता है। केंद्र के साथ संबंध कैसे होते हैं, राज्यों के संघीय होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश का संबंध कैसे होते हैं, एकात्मक होते हैं। संघीय का मतलब कि शक्तियां दोनों को दी गई हैं, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना रहे हैं और संघ सूची पर संघ कानून बना रहा है, समवर्ती पे दोनों बना रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कैसी है, संघीय है। यहाँ पर सब कुछ केंद्र ही कर रहा है, किसके लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो कैसी व्यवस्था, एकात्मक है। शक्ति का केंद्र के साथ साझा वितरण होता है, जैसे मैंने बताया कि शक्तियां बराबर बराबर बांटी गई हैं। ठीक है, और इनका प्रशासन और नियंत्रण सीधे केंद्र के द्वारा होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का। प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता होती है, हर राज्य का सिस्टम लगभग एक जैसा ही है भारत में। जो सामान्य राज्य है, विशेष राज्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता नहीं होती, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था की गई है, जैसा आप लोगों को पीछे मैंने बताया होगा। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, और उससे पहले आपको फीस के बारे में बता दें। जो 24 महीने की फीस है 12,240 रुपए है, 510 रुपए महीने पे इसको प्राप्त कर सकते हैं। 12 महीने की फीस जो 8,415 रुपए, 701 रुपए महीने प्राप्त कर सकते हैं। 6 महीने की फीस 6,885 रुपए, 1,148 के मंथली पेमेंट पे ले सकते हैं। इसी क्रम में 3 मंथ और 1 मंथ के क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पे 10% डिस्काउंट और उपलब्ध सभी ऑफर प्राप्त करने के लिए आपको मेरा कोड PS10 यानी कि PS10 यूज करना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार और यूपी पीसी से कंबाइंड तैयारी करने के लिए, आपको एक ही साथ दोनों सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं 6 महीने और 12 महीने के कोर्स के लिए। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम, किसी वीडियो पर कोई शिकायत है तो शिकायत आप अनअकैडमी को कर सकते हैं। 9 PM पे करंट अफेयर का सेशन मिलता है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं, पूरे साल का करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज करके क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं, स्पेशल पे फ्री क्लासेस। ये टेलीग्राम ग्रुप है यूपी मंत्रा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। इस पर आपको सारी क्लासेस के लिंक, PDF नोट, सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डेली 8 PM पर आपको ये पॉलिटी का सेशन मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन और कंप्लीट पॉलिटी की क्लासेस जो कि थ्योरी के रूप में आपको उपलब्ध कराई जा रही है 8 बजे यूपी मंत्रा चैनल पर। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 आप यूज करके 10% डिस्काउंट उपलब्ध सभी ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।